तो टीओसी का बेसिक इंट्रोडक्शन अभी अभी तक हम लोग देखे हैं। टीओसी मतलब क्या है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इसमें क्या है कि कंप्यूटेशन, इसका मतलब क्या है कि कोई नया सिस्टम अगर बनाना है, कोई भी मशीन को अगर क्रिएट करना है, तो मशीन को किस तरीके से ऑटोमेट किया जा सकता है, मतलब ऑटोमेटिक मशीन किस तरीके से बनाया जा सकता है, कुछ इनपुट दें, कुछ आउटपुट आ जाए, किस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मेनली यही चीज देखते हैं कि एक मशीन का पावर क्या होगा, क्या क्या काम हम उससे ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो कंटेंट्स है, बेसिक कंटेंट्स जो है टीओसी में मेनली जहां से क्वेश्चंस आएगा, और मेन इस सब्जेक्ट का थीम भी यही है कि कंटेंट्स में क्या है। सबसे फर्स्ट क्या है? रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है? रेगुलर लैंग्वेज। यहां पर मतलब रहेगा क्या, क्या मशीन को अगर हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज है, कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पर मशीन मेरा काम करता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग के लिए इनपुट क्या है, हम लोग के लिए इनपुट क्या है, मान लो ये पढ़ाना काम है मेरा, हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जाकर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जाकर हम पढ़ाएंगे, मेरे लिए इनपुट क्या है, माइंड में गया और सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है, अभी पढ़ाना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो पढ़ाना है। ठीक है, तो मशीन को ये इनपुट देंगे और किस तरीके से वो समझेगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में समझेगा। तो एक जो लैंग्वेज होता है वो होता है क्या? रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज को जो मशीन एक्सेप्ट करेगा, मतलब क्या, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, कोई एक मशीन है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए बनाया गया है, और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के बाद, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इनपुट से आउटपुट में कन्वर्सन करता है, मतलब कि कुछ वर्क करता है। ठीक है, तो रेगुलर लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करने वाला मशीन है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा वर्ड है क्या? देखो सिंपल जान लो, ये सब्जेक्ट में कुछ कुछ नया नया टर्म आने वाला है, एकदम टोटली डिफरेंट है सब्जेक्ट। बाकी सब सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज है, फिर भी इसको हम समझ सकते हैं, फिर भी इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में अगर ऐसा लगे कुछ नया नया टर्म आ रहा है, बार बार नया नया टर्म आ जा रहा है, क्या दिक्कत है? देखो बात ऐसा है कि ये सब्जेक्ट में जो भी चीज है, नया नया टर्म जो आने वाला है, हर एक टर्म को पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जितना भी चीज नया आने वाला है सब्जेक्ट में, सबको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में, बेसिक जो इंट्रोडक्शन होगा उसके बाद में हम इसके कोर थ्योरी जो रहेगा, जैसे मेनली जो थ्योरी स्टार्ट होने वाला है वो यहां से ये स्टार्ट होने वाला है, रेगुलर लैंग्वेज से। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग ओवरव्यू में देखेंगे, ओवरव्यू में देखेंगे बहुत सा नया नया टर्म रहेगा इस सब्जेक्ट में, बहुत सा नया नया टर्म रहेगा। वो सारे टर्म को हम लोग अच्छे से समझेंगे, और जिसके बेसिस पर इस ओवरव्यू में जो भी बताया हुआ टर्म होगा, जो भी चीज, जो भी कंटेंट्स, जो भी थ्योरी बताया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पर ये चारों काम करने वाला है। जितना भी ये 5 लैंग्वेज है, सबके सब काम करने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं क्या? रेगुलर लैंग्वेज है, इसको एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? मशीन, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, क्या रेगुलर लैंग्वेज है, फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, सारा चीज डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जब आएगा उस समय देखेंगे। अभी बस जान रहे हैं कि मेनली क्या क्या टॉपिक है यहां पर पढ़ना। ठीक है, मेनली क्या क्या कंटेंट्स क्या है, इस सब्जेक्ट का कंटेंट्स के बारे में भी हम जान रहे हैं, इसका कंटेंट्स क्या है, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? एक लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज है, जिसको एक्सेप्ट करने वाला क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन को हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? एक होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एक और क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीएफएल। सीएफएल नाम सुने होंगे। इसमें क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, जिसको एक्सेप्ट करने वाला मशीन, जिस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाले मशीन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं, सेम उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सीएफएल को जो एक्सेप्ट करेगा मशीन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुश डाउन ऑटोमेटा, या फिर इसको बोलते हैं पीडीए, या फिर इसको हम एक और टर्म से क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। मतलब क्या है? सीएफएल लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करेगा, सीएफएल लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करेगा, अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है। सीएफएल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के बाद में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा, और शॉर्ट में इसका नाम क्या है? पीडीए। ठीक है, अभी बस टर्म को जान रहे हैं, केवल टर्म को जान रहे हैं, सबको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पीडीए है, क्या फाइनाइट ऑटोमेटा है, रेगुलर लैंग्वेज क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, सीएफएल क्या है, हर चीज को हम जानेंगे। ठीक है, अभी बस इसके हम कंटेंट्स को जान रहे हैं कि क्या क्या चीज इस सब्जेक्ट में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, इसके बाद में एक और क्या है? एक है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज।
एक और क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को शॉर्ट में हम लोग सीएसएल भी बोलते हैं, सीएसएल भी बोलते हैं। इसको जो इस लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करेगा, सीएसएल को जो एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, या फिर एक और नाम इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन। मतलब ट्यूरिंग मशीन विद सम रेस्ट्रिक्शन। अब ट्यूरिंग मशीन क्या है, जिस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा एक तरह का मशीन है, जिस तरीके से पुश डाउन ऑटोमेटा भी एक तरह का मशीन है, सेम उसी तरीके से ट्यूरिंग मशीन भी एक मशीन है। ठीक है, मशीन मतलब क्या है, मशीन क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है कुछ इनपुट लेने के बाद। एक मशीन है, एक मशीन का मान लो फंक्शन है, बहुत सारा पार्ट्स है, ठीक, P1 है, P2 है, P3 है। तो ये क्या करता है, कोई भी मशीन कुछ इनपुट लेता है, कुछ इनपुट लेता है P1 में, उसके बाद इनपुट लेने के बाद में P2 में जंप करता है, यहां पर कुछ और इनपुट लेगा P2 के बाद में, फिर P3 में जंप करेगा, P3 में जंप करेगा, यहां पर मतलब इनपुट लेने के बाद में। ठीक है, P3 के बाद क्या है, मान लो किसी और स्टेट में जा रहा है, मान लो फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट मतलब क्या हो गया, रिजल्ट, जहां पर रिजल्ट मिल जाए हम लोग को, जो भी वर्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसका आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर फिर से कुछ और इनपुट लेगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट पर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेट। तो एक इनपुट लेने के बाद जहां जहां ये मूव कर रहा है ना, ये सबको स्टेट बोलते हैं। स्टेट चेंज ही है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना कुछ इनपुट लेने के बाद में, दूसरे से तीसरे में जाना कुछ इनपुट लेने के बाद में, उसके बाद में इस तरीके से ही एट लास्ट फाइनल स्टेट में जाना, जहां पर कि फाइनल आउटपुट मेरा रेडी होगा। ठीक है, इस तरीके का ही मशीन रहेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा में भी ऐसा ही कुछ मशीन रहेगा, और पुश डाउन ऑटोमेटा में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। रफली बोला जाए तो ट्यूरिंग मशीन का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। किस तरीके से ट्यूरिंग काम करेगा, अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, एकदम डिटेल टॉपिक में अच्छा से पढ़ेंगे, हर चीज जानेंगे। ट्यूरिंग मशीन के हर चीज के बारे में जानेंगे, कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग क्या है, क्या होता है रेस्ट्रिक्शन ट्यूरिंग मशीन में, हर चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी बस जान रहे हैं कि इसका कंटेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं टीओसी में। ठीक है, इसके बाद में एक और भी लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेज। एक और क्या होता है, रिकर्सिव लैंग्वेज। इसको हम लोग शॉर्ट में आरईसी भी बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में आरईसी भी बोलते हैं। जिस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज को बोल सकते हैं आरएल भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को सीएफएल भी लिख सकते हैं, सेम रिकर्सिव लैंग्वेज को हम लोग आरईसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आरईसी इसको एक्सेप्ट करने वाला, रिकर्सिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। हॉल्टिंग का क्या मतलब है, कहां होल्ड करेगा, क्या है, सब डिटेल पढ़ेंगे। हर एक डिटेल को बारीकी से हम पढ़ने वाले हैं। अभी बस कंटेंट्स को बता रहे हैं, एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा हर चीज। सीक्वेंस ऑर्डर में हम सारा चीज को बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। रिकर्सिव इन्यूमरेबल को हम लोग आरई भी लिख सकते हैं, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल भी बोलते हैं। इसको जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। उसको हम लोग फाइनली ट्यूरिंग मशीन बोलेंगे विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक कंप्लीट मशीन है मेरा। यहां क्या है, रिस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन है, यहां क्या है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है। मतलब यहां भी ट्यूरिंग मशीन में कुछ कंडीशन लगा है, यहां भी ट्यूरिंग मशीन में कुछ कंडीशन लगा है, लेकिन यहां देखो कोई भी कंडीशन नहीं है, केवल ट्यूरिंग मशीन है। मतलब क्या है, ये मेरा फाइनल गोल है। हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा से लेकर मूव करेंगे कहां पर, पीडीए में मूव करेंगे, उसके बाद लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में मूव कर रहे हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन में गए, वहां से हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, यहां से हम लोग मूव कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन में। ये मेरा फाइनल गोल है। ये क्या है, फुल पावर में रहता है, फुल पावर है इसका, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक हम लोग जान लिए कि कंटेंट्स क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं टीओसी सब्जेक्ट में, क्या क्या मेनली पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जान लिए। अब बता रहे हैं इसका नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहां से ओरिजिनली टीओसी स्टार्ट होगा, वो क्या है। पहले हम लोग ओवरव्यू बताएंगे, क्या क्या ओवरव्यू, कुछ टर्म होता है, कुछ और जो भी चीज होने वाला है, जो हम यूज करने वाले हैं, ये सब में यहां से लेकर एंड तक जो कुछ भी हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में हर डिटेल को पहले ओवरव्यू में हम बताएंगे। ओवरव्यू में अच्छे से सारे डिटेल को बताएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट रेगुलर लैंग्वेज रहेगा, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री, फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल।
ये पांचों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, ओवरव्यू जानेंगे। ओवरव्यू में जितना भी नया नया टर्म है, नया नया टाइप्स ऑफ चीज आने वाला है, जो भी है सब में, सबके बारे में पहले ही हम डिस्कस कर लेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे डायरेक्टली लैंग्वेज में जंप करना क्या है, कुछ ऐसा टर्म है जो नहीं समझ में आ रहा है, हम तो टर्म यूज करके निकल जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आया क्या बेनिफिट है बताने का फिर। ठीक है, तो पहले हम लोग ओवरव्यू जानेंगे। और ओवरव्यू उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू का मतलब सिंपल जान लो कि ओवरव्यू अगर समझ में आ रहा है, ये बेसिक, इसका प्री बेसिक बोल सकते हैं। बेसिक नहीं है, एक लैंग्वेज के लिए बेसिक बताएंगे, फिर इसका जो रेगुलर रहेगा वो चीज को हम बताएंगे। यह क्या है, एक तरह का प्री बेसिक है, जो कि एक सब्जेक्ट में जो भी नया नया चीज यूज होने वाला है, नया टर्म यूज होने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ओवरव्यू में। ठीक है, और बहुत ही जरूरी है, ये समझ जाओगे, बाकी सब एकदम आसान लगेगा, एकदम आसान लगेगा, क्योंकि बाकी सब में थ्योरी है और कुछ नहीं है। थ्योरी है, कुछ मशीन से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो बेसिक डिपेंड करता है, यहां जो भी हम बताने वाले हैं ओवरव्यू में, जो भी चीज को बताने वाले हैं, इसको अच्छे से समझो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले ओवरव्यू में, उसके बाद सारा लैंग्वेज को हम लोग एक बाय एक करके अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम लोग ओवरव्यू में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। बेसिकली अगर टीओसी का बात करें, तो टीओसी का अगर हम बात करते हैं, इसका 3 ही मेजर पार्ट है। टीओसी का अगर हम बात करें, इसका 3 मेजर पार्ट है। क्या क्या है? सबसे पहले तो इसमें लैंग्वेज होगा। ठीक है, लैंग्वेज होगा इसमें होगा एक ग्रामर, क्योंकि लैंग्वेज जहां कहीं भी है तो ग्रामर होना ही चाहिए। समझ रहे हो बात को? इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, कोई और लैंग्वेज रहे, फ्रेंच रहे, क्या होता है, एक ग्रामर होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग, जिस ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग लैंग्वेज को बनाते हैं। इंग्लिश के लिए भी है ना, जो भी लैंग्वेज है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रामर के अकॉर्डिंग ही हम फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस। वहां पर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है, डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ग्रामर में, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग किसी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहां भी ग्रामर एक एग्जिस्ट करता है, जिस ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, लैंग्वेज हो गया, ग्रामर हो गया। इसके बाद में क्या है, एक मशीन होगा, एक मशीन होगा जो कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला एक मशीन भी चाहिए, क्योंकि मान लो कोई लैंग्वेज लिख दी है अगर हम लोग, और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब यूज नहीं आ रहा है, तो क्या है, लैंग्वेज यूजलेस है। ठीक है, मतलब क्या, अगर लैंग्वेज लिखा गया है पर्टिकुलर ग्रामर के अकॉर्डिंग, अगर लैंग्वेज को लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मशीन भी डेडिकेटेड होना चाहिए, जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके कुछ आउटपुट ला सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट मीनिंग में हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि अगर कोई मशीन गिवन है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं क्या कि लैंग्वेज क्या होगा। एक मशीन अगर गिवन है, अगर, तो यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, लैंग्वेज क्या होगा। हम देख लेंगे क्या कि मशीन कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या, ग्रामर से भी हम लोग लैंग्वेज को फाइंड कर सकते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं, और मशीन के हेल्प से हम लोग लैंग्वेज को भी देख सकते हैं कि मशीन है जो कौन सा पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज को डिस्क्राइब हम करते हैं तो क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। सेम वही चीज है, स्ट्रिंग्स का ही कलेक्शन तो होता है नॉर्मल लैंग्वेज में भी। नॉर्मल लैंग्वेज का भी अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, एक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होता है जो एक साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉर्म करता है। समझ लो, बहुत सारा वर्ड्स मिलकर, जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाया, और एक सेंटेंस बहुत सारा सेंटेंसेज मिलकर एक फ्रेज बना रहा है, एक पैराग्राफ बना रहा है, बहुत सारा पैराग्राफ अगर बना गया, एक लैंग्वेज है वो। समझ रहे हो, क्या है, ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखा गया था ना, बस वही चीज है। लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, और है इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया भाई, लैंग्वेज है, कुछ भी लैंग्वेज हम क्रिएट कर सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर मशीन है जो उस लैंग्वेज पर कैसा आउटपुट देने वाला है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, इनफॉर्मल, कुछ चीज अभी लगेगा, कुछ नया चीज है इसमें, ऐसा फील हो सकता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। बस 2-3 क्लास ओवरव्यू समझ लो अच्छे से, एक बार ओवरव्यू समझ जाओगे हर चीज समझ में आएगा, क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है, इसमें नया लॉजिक है, हर चीज नया है इसमें, किसी भी और सब्जेक्ट से कोई भी इंटरलिंक नहीं है।
थोड़ा भी लिंकिंग नहीं है और सब्जेक्ट से, एकदम इंडिविजुअल सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या है, जो गेट में स्कोरिंग है, इसका क्वेश्चन रहेगा, देखकर बना सकते हो 1 मिनट में, इसलिए पढ़ना जरूरी भी है, ठीक है। एकदम आराम से समझो। लैंग्वेज को हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, जो कि इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। ग्रामर और मशीन क्या है, ग्रामर और मशीन है जो क्या है, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज है। मतलब क्या, फॉर्मल का सिंपल मीनिंग हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहां पर क्या है, लैंग्वेज क्या है, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है, मैथमेटिकल नहीं है। यहां क्या है, ग्रामर और मशीन दोनों ही क्या है, दोनों ही फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर में होता क्या है भाई, ग्रामर में ऐसा क्या होता है, ग्रामर में रूल्स ही होता है ना, कुछ अलग अलग टाइप का रूल्स होता है सब ग्रामर में, चाहे हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, फ्रेंच ग्रामर, कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर लेते हैं, बस सेम वही चीज यहां भी है कि जो ग्रामर है, ग्रामर में क्या रहेगा, बहुत सारा सेट ऑफ रूल्स रहेगा, बहुत सारा सेट ऑफ रूल्स रहेगा, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक पार्टिकुलर लैंग्वेज बना सकते हैं, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज हम लोग बना सकते हैं। ओके, ये रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग, इस ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारा वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बना सकते हैं। जो वर्ड्स फॉर्मेशन होता है, वर्ड्स कैसे फॉर्म होता है, इंग्लिश में कैसे फॉर्म होगा, इंग्लिश का अगर वर्ड्स का हम बात करें, इंग्लिश का अगर लैंग्वेज हम लेते हैं, जैसे मान लो अगर इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या क्या चीज होता है भाई लैंग्वेज में, इसमें होता है अल्फाबेट, इसमें अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट को मिलाकर क्या बनता है, अल्फाबेट को मिलाकर कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड्स बनता है, वर्ड से क्या बनता है, वर्ड से सेंटेंसेज बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से जो भी रहे, पैराग्राफ रहे, सेंटेंस से पैराग्राफ बन गया, ठीक है। यही होता है ना, यही लड़के होता है ना। सबसे पहले अल्फाबेट से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से पैराग्राफ बनेगा। सेम यही चीज यहां भी हम करने वाले हैं। ये जो ग्रामर है, इसके बेसिस पर हम लोग लैंग्वेज को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा, पहले जो इंग्लिश में जो वर्ड्स हम बोल रहे थे ना, ये वर्ड्स जानते हो क्या बन जाएगा, ये वर्ड्स को यहां पर हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग, ये वर्ड्स को क्या बोलेंगे, ये वर्ड्स को हम लोग स्ट्रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। यहां अल्फाबेट क्या था, ए टू जेड यही अल्फाबेट था ना। यहां मान लो कुछ और अल्फाबेट रहेगा, मान लेते हैं मशीन के लिए है ना, मशीन के लिए है ना, मान लो यहां पर 01 अल्फाबेट है, 01 है अल्फाबेट, समझ रहे हो। मशीन के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, यहां पर जैसे इंग्लिश में ए टू जेड ABCD हम ले रहे हैं अल्फाबेट में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड्स को बना रहे हैं। यहां अल्फाबेट कुछ और है, यहां वर्ड्स बोल रहे थे, यहां पर स्ट्रिंग बोलेंगे। ये बहुत सारा स्ट्रिंग्स को मिलकर क्या बन जाएगा, बहुत सारा स्ट्रिंग्स को मिलकर एक लैंग्वेज बन रहा है। और ये लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज क्या है, एक्सेप्टेड बाई किसका है, एक्सेप्टेड बाई मशीन। एक पर्टिकुलर मशीन है जो एक्सेप्ट कर रहा है इस लैंग्वेज को। सेम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज क्या हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, किसके किसके बीच में भाई, किसके बीच में कम्युनिकेशन का हेल्प करता है, दो इंडिविजुअल अगर है, दो इंडिविजुअल है, मान लो दोनों ही इंग्लिश जानता है, दोनों इंग्लिश जानता है, तो क्या करेगा, ये इंग्लिश में कुछ इसको बोलेगा, ये इंग्लिश में कुछ इसको बोलेगा, ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी है, जो लैंग्वेज हम डिजाइन करने वाले हैं, जो लैंग्वेज हम डिजाइन करने वाले हैं, वो क्या करेगा, ह्यूमन और मशीन के बीच का कन्वर्सेशन बनाएगा। ह्यूमन और मशीन को हेल्प करेगा क्या, कम्युनिकेट करने में। मतलब क्या है, ह्यूमन मशीन से कुछ काम करवा सकता है, जब कम्युनिकेट कर सकते हैं तो सामने वाले से कुछ काम हम करवा सकते हैं, समझ रहे हो। एक कम्युनिकेशन हेल्प के लिए लैंग्वेज चाहिए, मशीन से हम किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए हमको लैंग्वेज बनाना है, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ रहा है। बस यही चीज बोल रहे हैं कि ग्रामर में सेट ऑफ रूल्स है, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ लैंग्वेज बनाएंगे, लैंग्वेज बनाएंगे। ये लैंग्वेज क्या होगा, ये लैंग्वेज क्या होगा, ये लैंग्वेज है जो एक्सेप्टेड बाई मशीन, मशीन एक्सेप्ट करेगा, कुछ आउटपुट देगा, कुछ पार्टिकुलर वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मशीन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, मशीन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक्चुअली किस तरीके से मशीन काम कर रहा है, उसके हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि लैंग्वेज क्या एक्सेप्टेड था। मशीन के हेल्प से मशीन मान लो काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के बाद में कुछ इनपुट लेता है, कुछ आउटपुट देता है, उसके हेल्प से हम लोग लैंग्वेज जान सकते हैं।
तो लैंग्वेज क्या था भाई, जिसके हेल्प से मशीन काम कर रहा है। या फिर एक और तरीका क्या है कि ग्रामर है, ग्रामर के हेल्प से भी हम लैंग्वेज को बना सकते हैं, ग्रामर के हेल्प से भी हम लैंग्वेज को बना सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक चीज समझ रहे हैं, एकदम आराम से समझो, हर चीज हम हर बारीकी से हर चीज छोटा छोटा पॉइंट हम बताने वाले हैं। ठीक है, जो भी बता रहे हैं बस समझो, 2-3 क्लास में इसका टीओसी के एक फीलिंग मिलेगा क्या कि एक्चुअली टीओसी है क्या। ठीक है, एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगा। एक बार नहीं समझ में आ रहा फिर से रिप्ले करो, फिर से पीछे जाओ, एक बार फिर से प्ले कर दो, ये ऑप्शन तो है ही। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या, कुछ प्रॉपर्टी आता है, कुछ प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं कि मेरा जो टीओसी है, मेरा जो टीओसी सब्जेक्ट है, टीओसी सब्जेक्ट है, ये कौन कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कौन कौन से प्रॉपर्टी को मेरा टीओसी सेटिस्फाई करेगा, यही हम देखना चाहते हैं। तो एक होता है क्या, पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या है, वो ग्रुपवाइड है। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये क्या है, ग्रुपवाइड है। देखिए भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, क्लोजर का मतलब क्या है, क्लोजर का सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग जान लो एक तरीके से कि मान लो एक इंटीजर है, मान लो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। ठीक है, एक इंटीजर है प्लस इसमें अगर हम ऐड करते हैं, एक और इंटीजर को ऐड करते हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को, आउटपुट क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर में जब हम लोग एक और इंटीजर को ऐड करेंगे, मान लो 5 + 10 किए हैं, 5 क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 10 क्या है, वो भी इंटीजर है। तो 5 + 10 किए, अगर ऐसे 5 यहाँ है 10 किए तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए, 15 मिलेगा आउटपुट। 15 क्या है भाई, 15 भी तो इंटीजर ही है, 15 भी तो एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर ही है। मतलब क्या है, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब यही है कि दो इंटीजर को, दो सेम टाइप के थिंग्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आउटपुट भी उसके जैसा ही मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर का सिंपल मीनिंग यही है कि दो अगर सेम टाइप के थिंग्स को ऐड कर रहे हैं या कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसके बीच, मान लो मल्टीप्लाई कर दें, मान लो यहां मल्टीप्लाई कर देते, 5 × 10 = कितना होगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 50 होगा। 50 क्या है, ये भी तो इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर ही है। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से ही दो इंटीजर के बीच में इसको हम क्या लिख सकते हैं कि i प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है जो क्लोजर को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं क्लोज्ड है। ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है किसके साथ में, प्लस के साथ में, या फिर क्या है, इनटू के साथ में। प्लस और इनटू कर रहे हैं, वो दोनों में क्या है, प्लस और इनटू करने में क्या है कि दोनों ही होल्ड कर रहा है। अब एक बार और सोचो कि मान लो इंटीजर होता है ऐसा, एक इंटीजर मेरा 9 होता और यहां पर डिवीजन का सिंबल अगर रहे, यहां पर एक इंटीजर 9 है मेरा पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर है जो मान लो 2 है मेरा, पहला इंटीजर 9 है, दूसरा इंटीजर 2 है। अगर हम बीच में डिवीजन का सिंबल देते हैं तो 9 / 2 क्या बनेगा, 4.5। 4.5 क्या है, इंटीजर है क्या, नहीं है। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई करेगा कौन नहीं करेगा, कैसे चेक करेंगे, वही हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या देखे, जब हम प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या है कि इस क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लोजर मतलब क्या, सेम टाइप के थिंग्स के साथ में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो आउटपुट भी सेम मिल रहा है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर क्या है, देखिए क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अब कहां नहीं सेटिस्फाई होगा भाई, वो भी देखते हैं कैसे फेल करेगा। फेल देखो ऐसे करेगा, मान लो पहला इंटीजर 9 है, दूसरा इंटीजर है जो 2 है, तो 9 / 2 और करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा 4.5। 4.5 इंटीजर है क्या, नहीं है। मतलब क्या है, हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर जो है i प्लस है जो डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। डिवीजन के लिए क्या है, डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। मतलब क्या, डिवीजन के लिए इन पॉजिटिव इंटीजर है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। या फिर क्या बोल सकते हैं,
कि डिवीजन के साथ इंटीजर है जो ग्रुप वाइड नहीं है, तो क्लोजर को जो सेटिस्फाई करेगा वही ग्रुप वाइड होगा। समझ रहे हो बात को? अब एक और चीज, एक और क्या है, एक और प्रॉपर्टी क्या है, एक होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी होता है, इसका मतलब क्या है, एसोसिएट करना। एसोसिएट कैसे कर रहा है भाई? मान लो एसोसिएटिविटी को हम यहां देखते हैं, अगर यहां देखते हैं तो मान लो ऐसा अगर है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी, अभी यहां पर ब्रैकेट था ना बी और सी में ना, अब a प्लस बी को पहले करेंगे उसके बाद में सी को करेंगे, ठीक है? a प्लस बी को पहले करेंगे उसके बाद में क्या है, सी को कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएट करना, पहले यहां पर था बाद में इसके साथ में आ गया, सी को बाहर कर दिए, तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर देखो मान लो कुछ भी नंबर ले लो, यहां पर 1 2 3 लेते हैं, यहां भी 1 2 3 लेते हैं, आउटपुट कितना होगा, यहां भी 6 आउटपुट आएगा और यहां भी 6 आउटपुट आएगा। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिविटी को क्या होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। होल्ड करना मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर क्लोजर और एसोसिएटिविटी दोनों को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप देखो क्या है, यहां से लेकर यहां तक आया है, मतलब क्या है, क्लोजर और एसोसिएटिविटी दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है सेमी ग्रुप है। केवल और केवल एक ही क्लोजर को ही सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्रुप वाइड है। आप बोल सकते हैं क्या, जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप वाइड होगा क्या? जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप वाइड होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि क्लोजर होना चाहिए, उसके बाद में एसोसिएटिविटी को चेक करना है। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं क्लोजर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और पहले एसोसिएटिविटी को देख लिया हम लोग, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जाने का जो सीक्वेंस है हम लोग हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएंगे, पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिविटी, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव। डायरेक्शन जो चेक करने का यही है। सबसे पहले क्लोजर को चेक करेंगे हम लोग, फिर एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे, फिर आइडेंटिटी को, उसके बाद में अगर फेल हो जाए, मान लो यहां पर क्लोजर ही फेल हो जाए तो चेक करेंगे क्या एसोसिएटिविटी को? नहीं। क्लोजर अगर फेल हो गया, पहला कंडीशन ही फेल हो गया तो अगला को हम चेक नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? अगर पहला कंडीशन ही फेल हो जाए तो अगला को हम चेक नहीं करेंगे। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई है तभी सेकंड वाले में हम जाकर चेक करेंगे। मतलब क्या, इस सेमी ग्रुप होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, ग्रुप वाइड होना जरूरी है। सेमी ग्रुप क्या है भाई, जो एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव है क्या, इस तरीके से एसोसिएट करना कि a प्लस बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो b प्लस सी में यहाँ ब्रैकेट पहले था, अब ब्रैकेट इसके पहले आ गया, सी को बाहर कर दिए, a सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो एसोसिएटिव है और क्लोजर तो पहले ही था, क्लोजर पहले ही था। मतलब क्या, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। सेमी ग्रुप का सिंपल मीनिंग क्या है कि ग्रुप वाइड पहले से ही होगा। एकदम बेसिक चीज है, बेसिक चीज को समझना पड़ेगा, इससे क्वेश्चंस भी आता है। मेनली ये जो बता रहे हैं या ये जो क्लोजर और एसोसिएटिव ऐसे प्रॉपर्टी जो पांचों है, मेनली प्रॉपर्टी है डिस्क्रीट मैथ का। डिस्क्रीट मैथ में बहुत अच्छे से देखेंगे, एक नहीं बहुत सारा मल्टीपल के लिए, बहुत सारा मल्टीपल चीजों के लिए हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव सबको चेक करेंगे। कहां पर, डिस्क्रीट मैथ में। वहां पर एक टॉपिक होगा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एक टॉपिक होगा मैथ में, डिस्क्रीट मैथ में होगा। इसमें ही सब्जेक्ट है, इसमें जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं इसमें ही है। तो ग्रुप थ्योरी में इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर। अभी हम बेसिक यही जानना चाह रहे हैं कि मेरा टीओसी कहां लाई करता है, मेरा टीओसी है वो कहां लाई करता है। मतलब क्या, टीओसी क्या है भाई, ग्रुप वाइड है या सेमी ग्रुप है या मोनोआइड है या ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है। टीओसी क्या है, हम टीओसी के बारे में बात कर रहे हैं। बस यही देखना है कि टीओसी कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, बस काम खत्म। बाकी चीजें डिस्क्रीट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अभी तक क्या देखिए, क्लोजर को देखिए, एसोसिएटिविटी को देखिए, एक और होता है आइडेंटिटी, एक और होता है आइडेंटिटी। नाम से लग रहा है आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, क्या होना है आइडेंटिटी का मतलब, सिंपल जानो इस तरीके से, मान लो 4 into 1 रहे तो आउटपुट क्या आना है भाई, आउटपुट 4 ही आएगा। मतलब क्या है, कुछ पार्टिकुलर चीज को हम मल्टीप्लाई किए तो आउटपुट चेंज नहीं हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 into 4। मतलब क्या, इस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
O1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 में तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम जो पहले था वही आउटपुट अभी भी आ रहा है। मतलब क्या है, O1 को हम क्या बोल सकते हैं, O1 को हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। O1 को क्या बोलेंगे हम लोग, O1 को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का मतलब यही है, कोई चीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज को मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, यही आइडेंटिटी है। और जो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब कि आइडेंटिटी तक हम कब पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचने का क्या था मतलब कि सबसे पहले क्लोजर को सेटिस्फाई कर जाए, उसके बाद एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर जाए, तब हम लोग आइडेंटिटी को चेक करने वाले हैं। और अगर आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोइड। समझ रहे हो, मोनोइड का मतलब क्या है कि सेमी ग्रुप तो होना ही चाहिए। मोनोइड का सिंपल मीनिंग क्या है, सेमी ग्रुप तो होना ही चाहिए, उसके साथ में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुपवाइड तो होना ही चाहिए, साथ में एसोसिएटिव लॉ को भी, एसोसिएटिव लॉ भी कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कि एसोसिएटिविटी को भी ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि क्लोजर को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है और आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोइड। एक और बात याद रखो कि मोनोइड में ही हम लोग का टीओसी आता है। टीओसी हम लोग का जो है, हम लोग का जो सब्जेक्ट यहाँ पर है टीओसी, वो क्या है, मोनोइड ही है। कैसे मोनोइड है भाई, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। टीओसी में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लैंग्वेज किस तरीके से सेटिस्फाई करता है क्लोजर को, कैसे क्लोजर को सेटिस्फाई करने वाला है, मतलब क्या, कोई भी दो टाइप के लैंग्वेज, सेम टाइप के लैंग्वेज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी उसके जैसा ही होना है, इसलिए क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, वो एसोसिएटिव भी रहेगा और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से यहाँ पर वन है एक आइडेंटिटी, वैसे ही एक नल होगा, ये नल होगा जो आइडेंटिटी होगा किसका, एक किसका आइडेंटिटी होगा, ये आइडेंटिटी होगा टीओसी का। टीओसी सब्जेक्ट में नल है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर वन को देख रहे हैं एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वैसे टीओसी में नल एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग में अगर नल को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मान लो एक स्ट्रिंग में रहा है, एक स्ट्रिंग अगर W है, W में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नल को, इसका आउटपुट भी मिलेगा W, या फिर हम लोग पहले नल ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई करें W लिखकर, ये चीज है जो टीओसी में सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर नल क्या रहेगा, नल क्या है भाई, नल है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एकदम आराम से बता रहे हैं, बेसिक चीज है, एकदम छोटा चीज है, इसको बस ध्यान रखना है क्योंकि आगे सबका यूज आने वाला है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है टीओसी का। अभी टीओसी के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज यूज होने वाला है, जहां हर चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नल क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या है, टीओसी हम लोग का मोनोइड में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि पहले से ग्रुपवाइड है, क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, सेमी ग्रुप भी है क्योंकि एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद मोनोइड है क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स है कि नहीं, इनवर्स नहीं रहेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किसी भी स्ट्रिंग का सिंपल जानो, कोई वर्ड का इनवर्स क्या हो सकता है, कोई वर्ड का इनवर्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। मतलब इनवर्स मतलब क्या हो गया, इनवर्स मतलब कि समथिंग पावर -1, समथिंग पावर -1, O1y के फॉर्मेट में जो लिखते हैं हम लोग, O1y के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है टीओसी में। टीओसी का सिंपल मीनिंग क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल को फाइंड कर सकते हैं या नहीं, किसी पर्टिकुलर चीज के अगर रेसिप्रोकल को हम फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स अगर फाइंड हम कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रुप। मान लो रियल नंबर का हम बात करते हैं, मान लो रियल नंबर का बात करते हैं, मान लो कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, अगर मान लो R है रियल नंबर एक, तो 1/R हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या। मान लो रियल नंबर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ क्या होगा, 1/5 हो गया, कर सकते हैं। यहाँ 5 है तो 1/5 है, कर सकते हैं हम लोग। मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको ग्रुप हम लोग बोलेंगे।
इनवर्स फाइंड कर सकते हैं तो ग्रुप हम लोग बोलेंगे। ठीक, जहां कहीं भी इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल हो, उसके साथ में क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, ये तीनों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। और उससे भी ज्यादा एक बढ़ के क्या आने वाला है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का सिंपल मीनिंग क्या है? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कॉम्यूटेट कर रहा है कि ये सीक्वेंस में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स भी करेंगे तो आउटपुट सेम आना चाहिए। जैसे कि अगर नॉर्मल यहां लेते हैं, ऐसे अगर लिखते हैं हम लोग 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3, इक्वल है या नहीं? 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल है। यहां भी 12 होगा, यहां भी 12 होगा। मतलब क्या? अगर नॉर्मल इंटीजर का हम बात करते हैं, इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी को। मतलब क्या है? इंटीजर क्या है? अबेलियन ग्रुप भी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, यही प्रॉपर्टी को चेक करना है। जैसे ही मेरा इनवर्स को फेल कर गया, टीओसी है जो मेरा इनवर्स को ही फेल कर रहा है, तो हम कॉम्यूटेटिव में चेक करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। एक भी प्रॉपर्टी फेल किया, उसके आगे हम नहीं जा सकते। जाने का डायरेक्शन क्या होना है? डायरेक्शन यही रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। सबसे पहले क्लोजर, उसके बाद एसोसिएटिविटी, फिर आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव। जाने का सीक्वेंस यही है। जैसे ही फेल करे वहां पर स्टॉप कर जाएंगे। जैसे इनवर्स फेल हो गया, उसके पहले तक जहां सेटिस्फाई हुआ है उतना तक ही प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? टीओसी है जो मोनोइड है। ठीक है, टीओसी क्या है? मोनोइड है हम लोग का। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। जो भी बेसिक है हर चीज को हम समझेंगे, जितना भी बेसिक है हर चीज को अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, एकदम आराम से समझो।